सर ये कैसे सिलसिला स्टार्ट हुआ? आप कैसे आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े? परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी महाराज से जुड़े आप? मेरे को अध्यात्म में कोई रुचि नहीं थी। जैसा टिपिकल मैंने इस प्रोग्राम को जैसा लाइटर साइड से बताने के लिए सिर्फ एक लड़की को खुश करने के लिए किया था। सर आपने कहा कि 6 दिन फॉर 6 डेज आप में इतना चेंजेस आ गया, तो सर एक्चुअली में आर्ट ऑफ लिविंग है क्या सर? जो पुष्य रविशंकर जी ने एक बार ये सेंटेंस यूज़ किया था जो मेरे मन में एकदम बस गया है, लिविंग इन फेवरेबल कंडीशंस इज पार्ट ऑफ लिविंग, बट लिविंग इन अनफेवरेबल कंडीशंस एंड स्माइलिंग इन दोज कंडीशंस इज आर्ट ऑफ लिविंग। ईगो क्या है सर? अहंकार सर? अहंकार वो है जो हमारे मूल स्वभाव से हमको दूर करता है। हमारा मूल स्वभाव क्या है? आनंद में रहना, खुश रहना, प्रेम में रहना। उससे जो हमको दूर करता है वो अहंकार है। वी कैन कंट्रोल अवर माइंड सर। हम विचारों को कैसे काबू में रखें? विचार भी जो है आपके मन में वैसे ही आते हैं बादलों की तरह और जाते हैं। उतनी देर आपको अपने मन को कैसे संभालना है वह ज़रूरी है। हमको उसके ऊपर एक्ट करना है, रिएक्ट नहीं करना है। सर आप इंटरनेशनल कोच हैं जी, आप इंटरनेशनली ट्रेवल करते हैं जी। सर इंडियंस और फॉरेन के जो लोग हैं उनके सिविक सेंस में क्या डिफरेंस है? हेलो सत्ता, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मैं आया हूँ आज अपने अनुज सर के पास में। हमारे अनुज सर इंटरनेशनल कोच हैं आर्ट ऑफ लिविंग में। आज हमने इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चर्चा की है। ये यूथ के लिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है। प्लीज़ इसे फुल देखिए। अब बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट लेके जाएंगे। हमने इसमें लव में चर्चा की है, हमने इसमें स्ट्रेस में चर्चा की है, ब्रेकअप पे चर्चा की है, और ये जो सबको ज़रूरत है मूव ऑन कैसे करें, आर्ट ऑफ लेट गो पे चर्चा की है, और शायद इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे भी चर्चा की है, इंडियन पॉलिटिशियंस पे भी चर्चा की है। ओवरऑल जो एक मनुष्य के दिनचर्या के दिन भर के मुद्दे होते हैं हमने सारे इस पर उठा रखे हैं। तो हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस एपिसोड को पूरा देखिए और बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट लेकर चाहिए और अपने लाइफ में आर्ट ऑफ लिविंग से बहुत सारी अच्छी चीज़ें, सुदर्शन क्रिया और पूज्य श्री श्री रविशंकर जी के वचनों को अपने जीवन में उतारे, उन्हें सुने और निरंतर आगे बढ़ते रहे। सर ये कैसे सिलसिला स्टार्ट हुआ? आप कैसे आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े? परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी महाराज से जुड़े आप? जस्ट ऑन द लाइटर साइड मैं इसको इससे स्टार्ट करूँगा कि मैंने सबसे पहले तो अपने बारे में बताऊँ कि मैंने MBA किया हुआ है। मैं अपना व्यवसाय करता था। आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। मेरे अपने स्टार्टअप्स थे और मल्टीपल लाइंस थी। मेरे को अध्यात्म में कोई रुचि नहीं थी। जैसा टिपिकल एक यंग बच्चा रहता है, मेरा भी वैसा ही था। डिज़ाइनर कपड़े पहनना, गाड़ियाँ होना, जो भी होता है सारे वैसा। मैंने इस प्रोग्राम को जैसा लाइटर साइड से बताने के लिए सिर्फ एक लड़की को खुश करने के लिए किया था। और अब आपके मन में ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी आएगी, वो लड़की कौन है? तो चलिए मैं सबसे पहले वही आपकी क्यूरियोसिटी ख़त्म कर दूं। मेरी पत्नी ने मेरे पहले इस प्रोग्राम को किया था और वो उसके बाद से मेरे पीछे पड़ गई कि ये प्रोग्राम की आपको सख्त आवश्यकता है। और मैं बोलता था कि ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। और इस पॉइंट को लेके हम लोग की आपस में रोज़ एक बार नोकझोंक होती है, ऐसे पति पत्नियों की होती है सामान्यतः। अंततः जीत किसकी होती है? पत्नी की। हमें पता नहीं। बिल्कुल, तभी अधिकांश पति लोग इसमें एग्री करेंगे, पत्नी की। लेकिन मेरे को इस सत्य को समझने में 6 महीने लगे। मैं 6 महीने तक उससे भिड़ता रहा और अंततः मैंने भी सरेंडर किया। और मैंने कहा ठीक है, तेरे को खुश करने के लिए मैं इसका प्रोग्राम कर लूँगा, लेकिन उसके बाद जो रोज़ तो बैठ के ये घर में करती है, मैं ऐसा भी नहीं करने वाला। और उसको मैंने जो प्रॉमिस किया था, मैंने इस प्रोग्राम को सिंसियरली 6 डेज़ का जो हमारा सेशन होता है मैंने अटेंड किया। वो जो 6 दिन थे वो मेरी लाइफ के टर्निंग पॉइंट थे। उन 6 दिन में मेरी लाइफ ने एक यू टर्न लिया और उसके बाद से मैं इनसे जुड़ता गया, मैं इनकी नॉलेज पढ़ता गया, मैं इनके संपर्क में आया। इनसे भी मैंने कई बार बैठ के मेरे को सत्संग करने का मौका मिला और वहाँ से फिर मेरी ये अध्यात्म की यात्रा शुरू हुई और अभी भी चल रही है। सर ये फुल टाइम डेडिकेशन कैसे आया सर? क्योंकि आप तो सांसारिक जीवन में थे। जी, ये मेरे को नहीं आया फुल टाइम होने का। ये मेरे को पुष्य रविशंकर जी ने ही बोला कि
कुछ समय बाद उन्होंने मेरे से बोला टीचर बनो। और जब मैं इसकी, हम लोग की ट्रेनिंग होती है, जब मैं इसकी ट्रेनिंग ले रहा था तो ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने मेरे से बोला कि तुम अब मेरे लिए फुल टाइम टीचिंग का काम करना। तो मेरे लिए तो ये गुरु का आदेश था। मैंने वहीं से अपने मैनेजर को फ़ोन करके बोला सबको 3 महीने की सैलरी इन एडवांस दे देना और सबको बोलो कि हम वो कर रहे हैं, अपना सब आगे का देखें। और धीरे धीरे करके मैंने अपना पूरा बिजनेस वाइंड ऑफ किया और अब मैं ये फुल टाइम आर्ट ऑफ लिविंग के लिए खाली इंडिया में नहीं, मैं वर्ल्ड ओवर ट्रैवल करते हूँ, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करके इसका काबू कर रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, अब मैं पहले से ज़्यादा खुश हूँ। सर मेरा ये मानना है कि जब आप गुरुओं से जुड़ते हैं, अध्यात्म से जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आनंद आने लगता है। 100% जीवन आनंद से भर जाता है। बिल्कुल। और मेटलिस्टिक चीज़ें, ठीक है, पैसा रुपया देखिए सर ज़रूरी है, जीवन चलते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं मेटलिस्टिक चीज़ों की जब आप पूर्ति करते हो तो थोड़ा खुशी मिलती है, संपूर्ण खुशी नहीं मिलती। मगर आप अध्यात्म में कुछ पग भी रखेंगे तो आपको पीछे नहीं आना पड़ेगा। वो आनंद का अनुभूति है, वो करके ही माना जा सकता है। ये वो रसगुल्ला है जो खाएगा वही जानेगा। और एक चीज़ समझिए, पुष्य शिवशंकर जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हम स्पिरिचुअल हो गए तो हम मटेरियलिस्टिक नहीं बचे, हमको भी संसार छोड़ देना है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें छोड़ देना है, मोह माया त्याग देना, ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स, ये गलत हमको एक समझाया गया है, ये गलत हम लोग को समझ दी गई है। ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ समझिए ना, आप टीवी, सभी लोग टीवी देखते हैं ना, उसमें ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है। आप खाली ऑडियो सुनते हो या खाली वीडियो देखते हो? बोथ। लाइफ भी वैसा ही है। आप क्यों खाली एक चीज़ में आ रहे हो कि अगर हम स्पिरिचुअल हो गए तो हमको मटेरियलिस्टिक नहीं होना है। लेकिन जो हम, एक प्रॉब्लम कब होती है, या तो हम खाली स्पिरिचुअल हो गए या हम खाली मटेरियलिस्टिक हो गए। हमको दोनों का मिक्सचर रखना है, ब्लेंड रखना है। देखिए आज जैसा आपने थोड़ी देर पहले बोला, मटेरियलिस्ट, हमको पैसा ज़रूरी है जीने के लिए, लेकिन उसको पॉकेट में रखे, उसकी जगह पे, उसको यहाँ नहीं आने दे। मेरी लाइफ में यही फ़र्क आया। पहले मैं उसको यहाँ रखता था, हाय पैसा। पैसा अभी भी ज़रूरी है, लेकिन वो अपनी जगह पे है। तो लाइफ अपने आप, इट्स फन। सर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों का भी एंजॉयमेंट तभी ले सकते हैं जब आप अध्यात्म से जुड़े। 100%। और यही हम दुनिया को समझा भी रहे हैं, अपने कोर्सेज के माध्यम से उनको ये बता भी रहे हैं कि भाई लोगों को ये लगता है कि सर हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो हमको परिवार छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। अभी लास्ट ईयर ही मैंने अपनी बेटी की शादी की, सर जबलपुर से की, विजन महल होटल से की, और कोई कमियां नहीं थी। तो मेरे कहने के सिर्फ ये तात्पर्य है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखिए गुरु कैसे हमारे जीवन में हमारी जो छोटी छोटी गठान में बोलूँगा को खोलते हैं, सुलझाते हैं। जब मेरे को उन्हें टीचर बनने के लिए बोला और मेरे को ट्रेनिंग में जाना था, तो उस टाइम पे हमारे 2 फेज़ होते हैं 15-15 दिन के। जब मैं फेज़ 1 कर रहा था तो उसी टाइम उन्होंने मेरे से बोला कि तुम 3 महीने बाद जो फेज़ 2 हो रहा है उसमें आ जाना। नॉर्मली फेज़ 1 और फेज़ 2 के बीच में 6 महीने का गैप होता है। तो मैंने कहा जब हमको इतना बाईपास करके उन्होंने बोला है तो बिकमिंग अ टीचर इज़ चांसेस आर ब्राइटर, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं के हाथ से होता है। कोई एग्ज़ाम नहीं होता, वो सिर्फ सेलेक्ट करते हैं कि ये टीचर है, ये टीचर नहीं है। कोई एजुकेशन बैकग्राउंड या फाइनेंशियल कुछ नहीं, वो क्या देखते हैं उसे गुरु जानते हैं। तो जब उन्होंने इतना बोला तो मन में एक थोड़ी सी जिज्ञासा भी हुई, थोड़ा सा एक वो भी आया कि इतना बाईपास करके बोला जा रहा था मेरे टीचर बनने के चांसेस हैं, तो थोड़ा लोभ भी था। मैंने उनसे ऐसे ही बोला कि गुरुदेव मैं एक फुल टाइम टीचर बनना चाहूँगा। तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे ये पूछा घर में तैयार हैं? तो जैसे नॉर्मल होता है कि मेरी एक पत्नी है, एक बेटी है, माता पिता भी हैं। अब तो नहीं है, उस टाइम अब फादर नहीं है शरीर में, लेकिन माता भी हैं। उस समय भी दोनों थे। तो मेरी पत्नी और मेरी बेटी तो तैयार थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो थे उनका यही सोचना था कि आध्यात्मिक हो जाएगा, घर बार छोड़ देगा, फिर पत्नी का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, तो नॉर्मल जो चिंता रहती है। तो वो बिल्कुल अग्री नहीं कर रहे थे। तो हम क्या आंसर देते हैं जो हमको सूट करता है। तो मैंने गुरुदेव को ये बोला कि गुरुदेव मेरी वाइफ और मेरी बेटी तैयार है। तो फिर से उन्होंने पूछा घर में तैयार है ना? मैंने कहा गुरुदेव मेरी वाइफ एकदम तैयार है, आप कहीं तो बात भी करवा दूँ आपसे। उन्होंने फिर हंसे या बधीर से बोले नहीं बाकी लोग। मैंने कहा ये तो पकड़ के मानेंगे यार। मैं कहा नहीं गुरुदेव मेरे पेरेंट्स जो है वो तैयार नहीं है, वो मेरे टीचर बनने के थोड़ा अगेंस्ट में है क्योंकि उनको डर है। तो फिर क्या करेगा?
तो फिर मेरे को थोड़ा बैटिंग का चांस मिला। मैंने फिर से जोश से बोला कि गुरुदेव मैं उनको छोड़ दूंगा, मैं आश्रम में आके आपके साथ रहूँगा और आप जो जवाबदारी देंगे मैं वो जवाबदारी उठाऊँगा। तो धीरे से मुस्कुरा के बोलते हैं तो 2 व्यक्तियों की तो जवाबदारी ले नहीं रहा है, उनसे भाग रहा है, फिर दुनिया में मैं तेरे को किसकी जवाबदारी दूंगा। कुछ छोड़ना नहीं है लाइफ में, घर जा उनकी सेवा कर, वह एक दिन मानेंगे। और हुआ भी, जब मेरे को फेज़ 2 के लिए जाना था तो 2 दिन पहले मेरे पेरेंट्स से बुला के बोला हम तैयार हैं, तुम फुल टाइम अगर तुम चाहे तो तुम फुल टाइम नहीं था उनको कि तुम टीचर बन जाओ। बिल्कुल गुरु के वाक्य थे तो होना था, लेकिन गुरुदेव ने देखिए मेरे मन की जो गांठ थी, उन्होंने कितनी बड़ी मेरे को शिक्षा दी कि हमको कोई भी जवाबदारी से भागना नहीं। तो वो आज भी मेरी बेटी का जो मैंने बोला था शादी का, ऐसा नहीं था कि मैं आध्यात्मिक हो गया था साहब अब तू जान। उसकी शादी के सारे जो मेरे को कर्तव्य निर्वहन करने थे, मैंने सारे कर्तव्य निर्वहन किए हैं एज अ हस्बैंड, पति। मैं अपनी पत्नी के लिए भी जो भी जवाबदारियाँ मैं अभी भी उठाता हूँ। सर आपने कहा कि 6 दिन फॉर 6 डेज आप में इतना चेंजेस आ गया, तो सर एक्चुअली में आर्ट ऑफ लिविंग है क्या सर? जी देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि आर्ट ऑफ लिविंग जो है इसके प्रणेता पूज्य श्री रविशंकर जी हैं, और आज की डेट में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन जो है 186 देश से ज़्यादा देशों में मौजूद है। वी आर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये विश्व की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्था है। और जो संस्था की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें क्या है, तो बेसिकली एक चीज़ आप समझिए, हम जो सोचते हैं लाइफ में हमेशा वैसा उसके रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो जो ये जो गैप है इसको आप स्ट्रेस भी कह सकते हो, तनाव भी कह सकते हो, मैं इसको आर्ट ऑफ लिविंग कहता हूँ। क्योंकि जो पूज्य श्री रविशंकर जी ने एक बार ये सेंटेंस यूज़ किया था जो मेरे मन में एकदम बस गया है, लिविंग इन फेवरेबल कंडीशंस इज पार्ट ऑफ लिविंग, बट लिविंग इन अनफेवरेबल कंडीशंस एंड स्माइलिंग इन दोज कंडीशंस इज आर्ट ऑफ लिविंग। जब स्थितियाँ अनुकूल होती हैं, सबका मन शांत होता है, सब मुस्कुराते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में मन को शांत रखना और मुस्कुराना, यही आर्ट ऑफ लिविंग है, और हम आर्ट ऑफ लिविंग में यही सिखाते हैं, मुस्कुराना। बिल्कुल बिल्कुल। पूज्य श्री रविशंकर जी का ध्येय है हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। एक बार उन्होंने हंसते हुए बोला था, लोग मोनालिसा की पेंटिंग की बोलते हैं ना कि शी गॉट $1 मिलियन स्माइल। हमारी स्माइल क्यों $1 मिलियन होनी चाहिए? हमारी स्माइल तो फ्री होनी चाहिए। हमारा गुस्सा $1 मिलियन होना चाहिए। क्यों हम उसको एकदम सस्ते में लोगों के ऊपर खर्च करने लगते हैं? मेक योर एंगर कॉस्टलियर, मेक योर स्माइल फ्री। बिल्कुल। ईगो क्या है सर? अहंकार सर। अहंकार जो पूज्य श्री रविशंकर जी एक सिंगल लाइन में बोलते हैं, अहंकार वो है जो हमारे मूल स्वभाव से हमको दूर करता है। हमारा मूल स्वभाव क्या है? आनंद में रहना, खुश रहना, प्रेम में रहना। उससे जो हमको दूर करता है वो अहंकार है। और अहंकार कोई गलत चीज़ नहीं है। ये हमारी, आप देखें जीवन, हमारे जो जीवन है उसकी एक सत्ता है, एक लेयर है उसकी, वो तो हमारे जीवन में रहेगी, लेकिन हमको उसके साथ जीना है। देखिए, मैं अच्छा गाड़ी चलाता हूँ, आप इसको कॉन्फिडेंस बोल लें, आपके अंदर इसको आप ईगो भी बोल सकते हैं, लेकिन ईगो नहीं, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है, तब तो आप गाड़ी चला पा रहे हो ना। लेकिन जब हम ड्युअलिटी में आते हैं, द्वैत में आते हैं, मैं तुमसे अच्छी गाड़ी चलाता हूँ या मैं सबसे अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, तब यह अहंकार हो जाता है। तो हमारे अंदर बेसिकली कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, और उसके बीच में बहुत पतली सी रेखा है, वही ईगो में कन्वर्ट हो जाती है। सर से बचे कैसे सर? जैसे फॉर एग्जांपल कोई यंग बच्चा है जी सर, कहते हैं सर युवाओं को ज़्यादा अहंकार होता है, वो अकड़ से हम लोग हमारे भाषा में कहते हैं, बचे गए हैं सर इससे? इससे बचना नहीं है जी, इसके प्रति बस जागरूक हो जाना है। और हम जागरूक कब हो सकते हैं? जब हम ध्यान करते हैं, सुदर्शन क्रिया वगैरह रेगुलर सीखते हैं, तो हमारा जब मन शांत होता है तो हम अवेयर हो जाते हैं, हमारे अंदर एक सजगता आ जाती है, हाँ अब मेरी ईगो आ रही है। ये हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते। अब कहते हैं ना कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ देता है उसके बाद भी शरीर अकड़ा रहता है, तो हम आई पुट इट ऑन द लाइटर साइड में हमेशा ये बोलता हूँ कि अकड़ जो है वो मरने के बाद भी नहीं जाती है। अब समझ रहे हैं? लेकिन हमको उसके साथ, वो हमारे साथ रहेगी जब तक हम सोते हैं, लेकिन हमारी ईगो तब भी जागी रहती है। हमको उसके साथ रहना है, लेकिन उसके प्रति बस उससे जिसके तरह मैत्री भाव रखती है, सजगता के साथ जीना है, तो फिर वो हमको परेशान नहीं करेगी।
सर मैं स्वयं को ये समझाया करता हूँ कि झुकता जीवित प्राणी है बिल्कुल, और अकड़े मुर्दे रहते हैं। अकड़ता मुर्दा ही, वही मैंने आपसे बोला कि अकड़ तो मुर्दे मरने के बाद भी अकड़ नहीं जाती है। और सर आप पेड़ों में भी देखें तो जो पेड़ लचकता है, हवा में वही डुलता है, वो हरा पेड़ होता है। बिल्कुल, जो अकड़ा हुआ होता है, जो हवा चलती है तो लचक नहीं होती, तो सर वो सूखा पेड़ होता है। सूखा होता है और जड़ से उड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ जो है वो सिर्फ मुर्दे की पहचान होती है। सर बिल्कुल। वी कैन कंट्रोल अवर माइंड। सर हम विचारों को कैसे काबू में रखें? देखिए, हमको कैसे रखें नहीं है भाई, जब हम अपने मन के साथ, अपने विचारों के साथ अगर हम मैत्री भाव में आ जाए। अब बादल जो है वो आते हैं, उनका आपस में कोई कंट्रोल, उसका आपस में अपने आप में कोई कंट्रोल है क्या? हवा के झोंका उनको लाता है और वही हवा के झोंका उनको ले भी जाता है। विचार भी जो है आपके मन में वैसे ही आते हैं बादलों की तरह और जाते हैं। उतनी देर आपको अपने मन को कैसे संभालना है वह ज़रूरी है। हम विचारों को रोक नहीं सकते। जो कोई बोलता है ये कंट्रोल, ऐसा नहीं है कि सब हम विचार नहीं आए, क्योंकि मन की तो आदत है भागने की। आपको उस टाइम कितना आप अंदर से उसके प्रति सजग हो और उसको समझ के ठीक है उसके ऊपर कैसे हम रिस्पॉन्ड करें, हमको उसके ऊपर एक्ट करना है, रिएक्ट नहीं करना है। प्रॉब्लम वही होती है कि जब इमीडिएट कोई विचार आता है और आदमी उसके ऊपर एकदम से जो रिएक्ट करता है, उसके कारण गड़बड़ियाँ होती है। तभी विचार तो आएंगे, विचारों का काम है आप उसको आराम से देखें। और देखिए अगेन घूम फिर के बात वहीं आती है कि आपका मन जितना शांत होगा, पानी, नदी का पानी अगर बह रहा है तो आप उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं। जब पानी ठहर जाता है आप उसी में, अगर आपका मन भी भाग रहा है तो फिर आप उसमें अच्छे से नहीं सोच सकते हैं। अगर आपको अच्छा सोचना है तो उसके लिए मन का ठहराव होना ज़रूरी है, और उसके लिए फिर मैं यही बोलूँगा ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। सर हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर कैसे लाएं और नेगेटिव को कैसे सप्रेस करें? देखिए आपका जो आंसर है उसी क्वेश्चन में ही आ रहा है। अगर हमको कोई भी चीज़ की मात्रा बढ़ानी है, पॉजिटिविटी बढ़ानी है, हमको नेगेटिव कम नहीं करना है। पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे तो अपना नेगेटिव कम होगा, क्योंकि कैपेसिटी तो उतनी है ना। एक जार है, इसके अंदर 1 लीटर आ सकता है, तो या तो आप नेगेटिव रखें या पॉजिटिव, की क्वांटिटी तो 1 ही लीटर रहेगी। आप पॉजिटिव बढ़ाते जाएंगे तब नेगेटिव कम होगा। फिर एक और विचार फिर आप पूछ सकते हैं कि हम पॉजिटिविटी कैसे बढ़ाएं, तो उसका भी यही है कि ध्यान करें। और सबसे सरल तरीका मैं एक लाइन में इसका आंसर ऐसे दे सकता हूँ कि परम पूज्य श्री रविशंकर जी के वीडियोस जो है वो यूट्यूब में या चैनल्स में अलग अलग अवेलेबल हैं। आप उस पर बैठ के उनका ध्यान सुने, उनकी छोटी छोटी टॉक्स हैं, क्लिपिंग्स हैं, हर टॉपिक के ऊपर है। आप उसमें अपना टॉपिक भी सर्च कर सकते हैं। आप उसके ऊपर जाके उस टॉपिक को सर्च करके आप उनकी बातें सुने तो आपको आपके अंदर पॉजिटिव जो थॉट्स हैं, पॉजिटिव चार्ज है, वो अपने आप बढ़ेगा। क्योंकि जब हम कोई अच्छी संगत में रहते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, ध्यान करते हैं, तो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है। और नहीं तो वही एनर्जी जो है फिर गड़बड़ होने लगती है। सर मैं एक अपने लिए जो चीज़ यूज़ करता हूँ, जिनकी मैं कैसे अपने आप को पॉजिटिविटी से कनेक्ट करके निगेटिविटी से बचाता हूँ। जब मेरे अंदर नेगेटिव वाइब्स आती है तो मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसा है क्या जो मुझे नेगेटिव वाइब्स दे रहा है। हो सकता है मेरा कोई कंटेंट हो, कोई मेरा फ्रेंड हो, कोई मेरा रिलेटिव हो, या हो सकता है कहीं ना कहीं मैं ही जनरली कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मेरे को निगेटिविटी से कनेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले सर मेरा यहाँ एक विचार है कि अपने आप का डे एनालिसिस करें कि हाँ, अगर आपको आज नेगेटिव वाइब आया है, उससे आपका थोड़ा लॉस हुआ है, कुछ ना कुछ आपको अंदर से अच्छा नहीं लगा, तो एक बात देखो पूरे दिन में किया क्या आपने। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई है जो आपको नेगेटिव वाइब्स देखे जा रहा है, तो फिर उसे इमीडिएटली कट। इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा कि व्यक्ति से तो हमको नेगेटिव वाइब्स मिलती ही मिलती है। अगर उसके अंदर नेगेटिविटी है तो वो आपको पास ऑन करेगा ही करेगा, और नेगेटिव जल्दी पास ऑन होती है। एक और चीज़ जिसमें कई फैक्टर्स और भी हैं, खाली व्यक्ति नहीं है, खान पान पे भी होता है। तभी जो आजकल बहुत चल रहा है वीगन फूड, वेजिटेरियन फूड, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उससे भी ये सब आता है कि ये एक अलग फिर बड़ा मुद्दा आ जाता है। आलस और मद आता ही आता है। हाँ, इसलिए हम उसके साथ तभी हम इसके बहुत अगेन इसके ऊपर पूरे वीडियोस मौजूद हैं, हम वो भी देख सकते हैं। उसके ऊपर हम चाहे तो अलग से पूरा हम डिस्कशन कर सकते हैं कि हमको क्यों नहीं लेना चाहिए, वो एक अलग वो चाहेगी। लेकिन वो ये कि हमको अपना खान पान लाइफस्टाइल भी चेक करें
बिल्कुल। और जहाँ तक हो अपनी संगति ऐसे व्यक्तियों का साथ उसको थोड़ा चेक करें और अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ डे एनालिसिस जो है जिसको हम कहते हैं स्वाध्याय, वो तो सबसे ज़रूरी है। हमको सेल्फ एनालिसिस तो रोज करनी ही चाहिए। Sir, to be very frank and simple, make a list of dramatic people in your life who's adding some extra drama in life. Make a list, eliminate them out. हाँ, Very simple. लेकिन देखिए कि यही होता है आज की डेट में, जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये बहुत इजी है क्या फ्रेंड सर्कल चेंज कर लो, लेकिन कल की डेट में अगर कॉलेज में आप कैसे हैं तो आप कॉलेज चेंज करेंगे क्या? आप समझ आप मैं वही मेरा कहने का भी मतलब ये, आप जॉब में चले गए हैं, ऑफिस में नेगेटिव एनवायरनमेंट है, वहाँ के लोग ऐसे हैं, फिर आप क्या करेंगे? Ignorance is the best tool. इग्नोरेंस है, लेट गो करना सीखें, उनके बीच में रह के अपने आप को कैसे बचाना है। अगेन घूम फिर के बाद मैं फिर वही बोलूँगा, तभी ध्यान करें, अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाएं और इन सब चीज़ों को लेट गो करना सीखें, इनसे बचें। बिल्कुल। Make your ears bulletproof. वही बातें अंदर जाने दे जो उत्तम विचार को जन्म दे। एग्जैक्टली सुने सबकी, करे अपनी। बिल्कुल। हम अपने कान भी बंद नहीं कर सकते हैं, कोई कुछ बोल रहा है तो आप खुद उसको न देखें कि इसमें मेरा कुछ फ़ायदा है क्या। हाँ, जैसे लोग एक बार किसी ने मेरे से यही बोला कि सर वो व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला उसकी बुराई करने से उसको कुछ फ़ायदा होने वाला है क्या? बोले नहीं। मैंने बोला मेरा कुछ नुकसान होने वाला है? नहीं। मैंने कहा तो छोड़ो ना, फिर हम उस पर अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? वही कि हमको अपने आप को उससे बचाना है। हम किसी की थॉट प्रोसेस नहीं रोक सकते हैं, उनकी बातों को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को उससे संभाल सकते हैं। वही मैंने बोला कि हाँ, उनसे बचें, उनको चेंज कर सकते हैं, उनसे दूर हो सकते हैं तो सबसे अच्छा उपाय है। नहीं, उनके बीच में रहना है। तभी मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि कभी भी अगर चांस मिलता है तो श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग के सेशंस अटेंड करें, उसमें देखें, उसमें इन सब बातों की विस्तृत जानकारी आती है। सर आप इंटरनेशनल कोच हैं जी, आप इंटरनेशनली ट्रेवल करते हैं जी। सर, इंडियंस और फॉरेन के जो लोग हैं उनके सिविक सेंस में क्या डिफरेंस है? देखिए, सिविक सेंस में फ़र्क, सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि वहाँ के लोगों में जो एक अपनापन है चीज़ों को लेकर। अगर हम यूथ की बात कर रहे हैं, अगर हम कॉलेज में आ जाए तो वो कॉलेज को अपना ही कॉलेज समझता है। हमारे यहाँ पे यही जो अपनापन है उसकी जो कमी आ रही है। मेरे को जाना है बस, मैंने तो यहाँ पे जो भी है पिचकारी मार दी है, जो कर दिया मेरा, उसके बाद मैं निकल गया, कौन मेरे को दोबारा आना। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊँ, मैंने एक व्यक्ति ने मेरे से शेयर किया था, मैं एक बार यूएस में था तो वहाँ की बात है, वो उससे मेरी पहचान हो गई थी, तो उससे खुद बोला कि वो वॉशरूम गया और वहाँ पे आपको पता है वो लोग पेपर यूज़ करते हैं, टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं, तो बोले वहाँ पे थोड़ा सा टॉयलेट पेपर बचा था। तो उसने बोला कि मेरे को लगा मेरे को दोबारा आना पड़ा, और यहाँ पे अभी कोई वहाँ पे जो सर्विस वाले हैं उनका जो इंचार्ज है वो लोग नहीं है, तो फिर कौन, जब मैं दोबारा आया तो मेरे को दोबारा फिर क्या होगा। तो मैंने तभी उसको आधे में मेरा काम हो सकता था, तो मैंने आधा यूज़ किया और आधा वहीं छोड़ दिया। और बोले हम, तब मेरे मन ही मन एनालाइज कि हम लोग ये चीज़ नहीं रखते अपने मन में। हाँ ठीक है ना, हमको कौन दोबारा आना है। तो कभी हम इस उससे भी सोचे कि हम ही को आना पड़े, हम दूसरे की भी, या हमारी जगह कोई दूसरा भी आता है वो भी तो हमारी भाई है ना। तो हम थोड़ा सा ये अपनापन बढ़ाएं। और अगेन ये अपनापन हम कैसे बढ़ा सकते हैं? उनको अध्यात्म से जोड़ के, ध्यान करवा के, उसी से ये आएगा, नहीं तो बाकी तो फिर सब किताब है। सर मैं थोड़ा सा जितना मैंने स्टडी की फॉरेन एजुकेशन सिस्टम को, जापान को देखिए, वो अपने बच्चों पे, जब बच्चे छोटे होते तो उनके मैनर्स में, एटिकेट्स में, डेवलपमेंट में, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ में बहुत वर्क करते हैं। वो ह्यूमन मानव मूल्यों को बहुत ज़्यादा सिखाते हैं। और हमारे यहाँ आप देखिए एजुकेशन सिस्टम में इसका सबसे बड़ा लैक है। एग्जैक्टली। मैं तो कुछ कोएड स्कूलों को जानता हूँ जहाँ पे मॉरल साइंस चलती थी, वो भी बंद कर दी गई। बिल्कुल, देखिए तभी आर्ट ऑफ लिविंग में जो हम लोग का जो मोटो ही है वो मानवीय मूल्यों को लेके, ह्यूमन वैल्यूज़ को ही है। और जब तक हम अपने अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ को जागृत नहीं करेंगे, वही मैंने बोला, अध्यात्म से नहीं जोड़ेंगे, मानवीय मूल्यों से आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करेंगे,
तब तक ये सब चीज़ें जो है, चाहे आप सिविक सेंस में ले लें, अब ट्रैफिक में आप ले लें कि मेरी गाड़ी तो निकल गई भाई, वो सही निकली गलत निकली, सामने वाले को क्या तकलीफ है, या मैंने तो अपनी गाड़ी पार्क कर दी। सबसे बड़ा जो आज की डेट में न्यूसेंस हो रहा है वो है, अभी देखिए कि किसी के गेट के सामने पार्किंग कर दी, या बीच सड़क पे आपने गाड़ी लगा दी, या पीछे से कोई आ रहा है उसको निकलने की जगह नहीं बची कि मेरी तो गाड़ी खड़ी हो गई, तू अपना जा। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं, जैसे देखिए फॉरेन कंट्रीज में जो मैंने देखा, अगेन मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, देखिए वहाँ पे सिर्फ देखिए लोगों के बीच है, अगर आप बैठे हो वो आपके आगे आके बैठेगा तो आप धीरे से मुड़ के आपसे पूछेगा जरूर कि आपको दिख रहा है ना। हमारे यहाँ तो वो बैठेगा, हम ही को बोलने बता भैया थोड़ा सा साइड में हो जाओ ना, समझ रहे, बस यही फर्क है। और उसके लिए हमको अपने आप से ही शुरू करना पड़ेगा, हमको अपने से शुरू करना पड़ेगा, और अगेन इसको सब में मानवीय मूल्यों को लाना पड़ेगा। मैं अपने यहाँ की घटना बता रहा हूँ। हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, सबको पता है, उसने धरना प्रदर्शन किया था। उनके किसी बड़ी लीडर के खिलाफ किसी ने कुछ कह दिया था, बद टिप्पणी कर दी थी। एम्बुलेंस फंसी हुई थी सर, उस एम्बुलेंस में प्रेग्नेंट लेडी थी जिनकी डिलीवरी इमीडिएट होने वाली थी। कुछ लोगों ने उस एम्बुलेंस को रोक के रखा हुआ था, उसे जाने नहीं दिया। और ये सेम घटना बिहार में भी हुई। देखिए तभी आपने जो बोला, यहाँ पे मैं हम आर्ट ऑफ लैंग्वेज जो पुष्प रविशंकर जी इसके लिए यही बोलते हैं कि हमको तो अपने यूथ को जोश में तो है वो, उनको होश में भी लाना पड़ेगा। क्योंकि इस जो हम मॉब में रहते हैं, समूह में रहते हैं, जोश में उनमें हो सकता, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, मेरे को उससे वो खाली पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, कहीं पर भी बड़ा कॉमन है कि सब एम्बुलेंस भी फंसी है या कोई भी इवन फायर ब्रिगेड भी फंसी है तो हम जगह नहीं दे रहे हैं। फिर हमको भाई अपने अंदर इतनी समझ रखनी पड़ेगी, इतना हमको सजग होना पड़ेगा, या इतना हमको सेंसिटिव होना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों के लिए हमको पुलिस की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही। अभी मैं पढ़ रहा था कि बीच में कहीं ओलंपिक्स की बात है या कहाँ पे कि जापान वालों का कोई मैच हुआ था, उसके बाद स्टेडियम खाली हो गया था, तो वहाँ पे जापानीज जो स्पेक्टेटर्स थे जापान से वहाँ पे आए थे, वो लोग खुद खड़े होकर स्टेडियम साफ कर रहे थे। उनमें ये नहीं कि मेरे देश में ही है, वो किसी दूसरे देश में वो ओलंपिक का इवेंट हो रहा था, वहाँ का वो स्टेडियम साफ कर रहे थे, उसकी फोटोग्राफ्स वायरल हो गई थी। तो वही जो आपने थोड़ी देर पहले जापान के जो एग्जाम्पल लिए थे, वही है कि हमको अपने अंदर ये लाना पड़ेगा, अपनी सोच के अंदर ये फिट करना पड़ेगा कि सर इसके लिए हमको पुलिस की या किसी एडमिनिस्ट्रेशन की या डंडे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, कि हमारे अंदर होना चाहिए कि हम अगर धरना भी दे रहे हो, अगर कोई भी हो, उसको कोई भी खाली मेडिकल इमरजेंसी नहीं, किसी भी प्रकार का कोई वृत्ति व्यक्ति भी हो, उसको तकलीफ है तो हम उसको जाने दें, उसको तकलीफ नहीं हो, बाकी हम अपना धरना प्रदर्शन करें। सर हर जगह यूथ ही दोषी नहीं होता है, वहाँ पे यूथ नहीं थे, वहाँ पे बड़े प्रबुद्ध और वयस्क जन थे, और शायद हमारे शहर के बड़े ही उच्चतम कोटि के लोग थे, बड़े सम्मानीय लोग थे। तो मैं ये मानता हूँ कि बुजुर्गों से ही बच्चों में गुण आते हैं, संस्कार आते हैं, और हमारे यहाँ सिविक सेंस बड़ों में नहीं है तो बच्चों में भी नहीं आएगा, और यंगस्टर्स में नहीं है तो जो डेवलपिंग एज के बच्चे उनमें भी नहीं आएगा। हमने सबसे बड़ी कमी सर क्या कर रखी है, हमारे यहाँ जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, हमने 545 एमपीज हमें चुनने थे, तो हमने क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को चुन रखा है। शायद हमारे यहाँ जब इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है तो कहा जाता है कि लोकतंत्र का उत्सव है, सबसे बड़ा पर्व है, और जब हम वोटिंग करने जाते हैं तो हम किसी भी पॉलिटिशियन की क्रिमिनल हिस्ट्री को चेक नहीं करते। हमने मुख्य तौर पे जो हमारे पॉलिसी फ्रेमर थे, पॉलिसी मेकर्स थे, वहाँ पे शायद करप्ट, यस आई एम वेरी राइट, करप्ट, टोटली करप्ट, अधिकांश लोग, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ उनमें से अच्छे भी होंगे, पर अधिकांश तो नहीं है, सबके सामने दशा है, तो करप्ट और शायद क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को, माफियाज को वहाँ पे बिठा रखा है। इसके बाद हम ये उम्मीद लगाएं कि हमारे पॉलिसी मेकर, पॉलिसी फ्रेमर्स कुछ ऐसी पॉलिसीज डिज़ाइन करें, कुछ ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करें जो हमारे यूथ से लेके एल्डर तक को अच्छा लगे। तो ये सर उम्मीद करना ही जायज़ नहीं, गलत लोगों से हम गलत उम्मीदें लगा रहे हैं। इफ़ आई एम रॉन्ग सर, आप मुझे करेक्ट नहीं, वो है, लेकिन देखिए करेक्ट कर, हम लोग आध्यात्मिक लाइन से हैं, आर्ट ऑफ लिविंग में हम लोग वही है, हम तो यही उनको भी हम जो अगर हमको कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी की कोई इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी कोई भी मिलता है तो हम उनको भी यही समझाते हैं कि आप भी आके हमारा प्रोग्राम करें, उनमें भी हम मानवीय मूल्य जगाने की बातें करते हैं। हाँ, काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ियों ने किया भी है, कुछ बदलाव भी आए हैं,
उसमें वही है कि कितना कौन प्रैक्टिस करता है, उस पर डिपेंड करता है। अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मैं यही बोलूँगा, इसमें पार्टी का भी मैं उतना नहीं बोल रहा हूँ, इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल, सबका अपना अपना है। और हम लोग का काम है, देखिए पुष्य रविशंकर जी कहते हैं कि जो हम लोग का काम है कि हम लोग यहाँ पे सबको एक प्रेम का रास्ता दिखाने आए हैं, हम मानवीय मूल्य बताने आए हैं, तो हम लोग अपनी तरफ से अपना ये काम कर रहे हैं। बाकी ठीक है। आपकी आज बातों से एक चीज पता चली, नेवर चूज अ लीडर बिहाफ ऑफ पार्टीज, चूज अ पर्सन इन बिहाफ ऑफ कैरेक्टर। आप कभी भी उस व्यक्ति को मत चुनो कि जो एक बहुत विशिष्ट पार्टी से आता है या कोई बड़ी पार्टी से आता है। आप चरित्र चुनो, आप व्यक्तित्व निर्माण को चुनो, आप इंसान सही चुनो। वो भले किसी पार्टी से आता हो, छोटी पार्टी से आता हो, निर्दलीय हो, किसी पार्टी से ना आता हो, वो आपकी चीज़ों को बेहतर कर ले जाएगा। सर मैं आज आपसे बात करके इन चीज़ों को समझ गया कि ऑलवेज चूज द कैरेक्टर, ऑलवेज चूज द गुड हार्ट। देखिए व्यक्ति तो अच्छा होना ही चाहिए, यही व्यक्ति अच्छा होगा तो अपने आप फिर वो चीज़ें जो है वो सब होंगी। गुरुदेव जी, मैं आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं जितने भी आध्यात्मिक प्रबुद्ध व्यक्तियों से मिला हूँ, जो थोड़ी भी आध्यात्मिक हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो धर्म धारण करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो धर्म पालन करते हैं। तो मैंने उनके अंदर जातिवाद नहीं देखा, मैंने उनके अंदर धर्मवाद नहीं देखा, मैंने उनके अंदर दहेज प्रथा नहीं देखी। बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं संजी, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूँगा कि अगर आप वो सही में हैं तो फिर वो आपसे मानवीय मूल्यों के ऊपर बात करेगा, प्रेम के ऊपर बात करेगा, इन सब चीज़ों से उठ के बात करेगा। वो सब इन सब चीज़ों में नहीं आएगा। विवेकानंद जी की एक बात थी, सर्विस टू मैनकाइंड, सर्विस टू गॉड। मैं उस परमात्मा की सेवा करता हूँ जिसे मूर्ख लोग मनुष्य। एग्जैक्टली हम पहले मनुष्य को मनुष्य तो समझें, बिल्कुल, बाकी तो सब उसके बाद है। हम पैदा होते ही मनुष्य है ना, उसकी जात धर्म होते सब उसके बाद वो तो लगा दिया गया है जन्म उसके बाद सब असाइन होता है। ठीक है, वो अपनी जगह है। तभी हमने एक ही चीज़ में बोले, हम पहले मानवीय मूल्यों को उत्थान कर ले, बाकी सब चीज़ें अपने आप। ये चीज़ें जिसको कहते हैं ना कि आप टेबल के 3 पायों को अगर इकट्ठा कर लोगे तो चौथा पाया तो अपने साथ ही उसके पीछे पीछे आ जाएगा, बस आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। इसमें सर कबीरदास जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का ज्ञान और व्यक्ति की गुणवत्ता बताती कि इंसान कितना श्रेष्ठ है, ना कि उसके पीछे चिपकी हुई उसकी आइडेंटिटी को, किस जाति से आता है, किस धर्म से आता है, किसी विशेष से आता है। हम इंसान हैं, हम मानव हैं सबसे पहले, और हम अगर उसी के मूल्यों को आगे बढ़ाएं, मानवीय मूल्यों को लेके चलें, उसकी बात करें, उसको पालन करें, वही हमारे लिए। सर मैं अपने लिए अप्लाई करता हूँ कि मेरा छोटा सा ही परिचय है जी, मैं मानव हूँ और हिंदुस्तानी। बिल्कुल, इसके बाद मेरा कोई परिचय नहीं है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा परिचय, सबसे अच्छा परिचय यही है। हम सभी मानव हैं, अगर हम इतना ही अगर समझ ले और दूसरे को भी मानव ही समझे तो इस दुनिया की अधिकांश समस्याओं का समापन यही आ जाएगा। बिल्कुल। सर आर्ट ऑफ लिविंग यूथ को कैसे हेल्प करता है? सर देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग जो है, इसमें हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जो यूथ के लिए हमारे प्रोग्राम्स हैं। जैसे आज की डेट में यूथ के साथ सबसे बड़े इश्यूज़ क्या है, अगर हम पढ़ाई के एस्पेक्ट से देखें तो उनके लिए सबसे बड़ा इशू आता है कंसंट्रेशन का। तो इसमें जो हम सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं, जिसमें हम ध्यान सिखाते हैं, उससे उनका मेमोरी पावर इंक्रीज़ होता है, उनका कंसंट्रेशन इस कदर बढ़ता है। मैं आपको बताऊं, हमने जबलपुर में कॉलेज में इस प्रोग्राम को कराया था, स्टूडेंट्स ने किया था। उसके बाद हमने उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग की 5-6 स्टूडेंट्स की। उनके सेकेंड ईयर में, वो लोग बीएससी के स्टूडेंट्स थे, उनके सेकेंड ईयर में एवरेज 64-65 ऐसे थे, अर्ली 60s में वैसे वो बोलते हैं, वैसे उनके परसेंटेज थे। फाइनल ईयर में उनके जो थे वो 78 to 80s में आ गए थे उनके, वो इतना इंक्रीज़ हुआ था। तो बेसिकली देखिए, सबसे बड़ा मतलब इन जनरल हम बोलते हैं कि हम पढ़ाई की टेबल पे बैठते तो 1-2 घंटे हैं, लेकिन पढ़ते कितनी देर है। जनरली इस यूथ से यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप टेबल पे कितनी देर बैठते हो? सर 2 घंटे हम एक बार में सिटिंग कर लेते हैं। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है, बैठते 2 घंटे हो बिल्कुल, पर उसमें पढ़ते कितनी देर हो और क्यों नहीं पढ़ पाते हो? तो एक ही चीज़ आती है, सर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। तो इसमें हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग मेडिटेशंस हैं, उससे हम आपके कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाते हैं। आप अगर
1 घंटे भी बैठोगे तब फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठोगे, और जो आप 2 घंटे में नहीं पढ़ पा रहे हो वो आप 1 घंटे के अंदर पढ़ के, बल्कि आपके पास 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा अनलिमिटेड मस्ती करने के लिए। तो दिस इज हाउ दिस इज व्हाट आई कॉल एज टाइम मैनेजमेंट। दूसरा, जैसे एक और इशू आता है आज की डेट में, हम बात करें तो सोशल मीडिया का या स्क्रीन टाइम। तो देखिए बेसिकली यही है कि जब हमारा मन आइडल है, कुछ करने को नहीं है, इसलिए हम बैठ के ये सब चीज़ें ज़्यादा कर रहे हैं। और खाली ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको लगता है कि यहीं से इन्फॉर्मेशन, अगर हम अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस्ड है, हमारा लाइफ का एक फोकस क्लियर, वही फोकस क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा मन इतना भटक रहा है, ये है वो है ये है, तो उसके लिए जो हमको उसको डायरेक्शन देना है, उसको कंसंट्रेट करेंगे तभी वो आएगा। तो ये घूम फिर के यही आता है कि जब आपका मन फोकस्ड होगा, आपको लाइफ का आपका एक डायरेक्शन पता होगा, तो आप अपने आप इन सब, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे फ़ायदे के लिए बनी है। इसको कोई भी चीज़ हो, देखिए सिक्का भी है तो उसके 2 पहलू तो रहेंगे। कोई भी टेक्नोलॉजी है तो उसके प्रोज भी हैं, उसके कॉन्स भी, उसकी अच्छाई भी है, उसकी बुराई भी है। हमको उसकी अच्छाई अब कितनी हम अपना सकते हैं, ये हमको अपना विवेक यूज़ करना है। और फिर बात वही आएगी, हम विवेक कैसे यूज़ करेंगे? तो आपका मन शांत होगा, मन ज़्यादा पॉजिटिव होगा, आपके अंदर ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स होंगे, तब हमको समझ में आएगा कि हाँ, हमको कितनी देर स्क्रीन टाइम यूज़ करना है, कितनी देर क्या करना है हमारा। और इसमें जो हम पहले भी एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा आप आत्मचिंतन, स्वाध्याय, कि आज मैंने दिन भर में कितनी देर स्क्रीन टाइम यूज़ किया। जैसे हम लोग एक प्रोग्राम है, उसमें हम बच्चों को खुद वो बोलते हैं कि आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कितनी देर स्क्रीन टाइम यूज़ करना है, और हम उनको एक टाइम लिमिट देते हैं, मैक्सिमम इज फॉर एग्जांपल से 2 आवर्स। आपको दिन भर में 2 घंटे स्क्रीन टाइम यूज़ करना है। अब आप डिसाइड करिए कि चाहे एक शॉट में करें या इसको इंस्टॉलमेंट्स में करें, कैसे करना है, क्या करना है। तब विश्वास नहीं करेंगे, वो 4 या 5 दिन का जैसे प्रोग्राम होता है, तो उसमें बच्चे खुद बोलते हैं कि सर हमने ऐसे ऐसे उसको डिवाइड किया, और हम बाद में हम लोग ऐसा नहीं है कि उनको, कई बार उनके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि सर बच्चा हमारा जो है आजकल उससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ ही नहीं कर रहा है। तो ये दूसरा, हम उनको अगर पॉजिटिव चैनलाइज कर दे, उनके माइंड को चैनलाइज कर दे, अंदर पॉजिटिविटी रखे, तो ये सब चीज़ों को हम एड्रेस ईजिली कर सकते हैं। और आर्ट ऑफ लिविंग में हमारे पास इसके लिए टूल्स हैं जिसमें हम उनको इन सब चीज़ों के लिए एड्रेस करते हैं, और हमको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं। सर, टू बी concluding this conversation in a very simpler note, that art of living, Sudarshan Kriya, help in improving your health, help in improving your focus, help concentration, in improving your concentration, help in improving your caliber of body, ज़्यादा परफॉर्मेंस होगा, बेटर थॉट प्रोसेस होगी, पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी जाएगी। और शायद आज हमारा डे 2 था आर्ट ऑफ लिविंग का सर, क्योंकि मैं भी सर से आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर रहा हूँ जी। कामनेस आ गई थी सर, सच में, बिल्कुल सच में कामनेस आ गई थी, ट्रस्ट मी सर। जैसे पुष्य श्री रविशंकर जी बोलते हैं कि अधिकांश लोग जैसे डेंटल हाइजीन के लिए रोज सुबह शाम मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं ना, वैसे मेंटल हाइजीन के लिए सुबह शाम ध्यान करें। अद्भुत सर, अद्भुत सर। सर आज हुआ क्या था सर, खुद ही पता नहीं चला सर, एकदम से या तो सर मैं स्लीपी मोड में चला गया था, या तो ध्यान मोड में चला गया था। आप ध्यान मोड में थे, और तभी क्योंकि आप कर रहे हैं, आपने आज सुदर्शन की एक्सपीरियंस की है, आप बता सकते हैं, तभी मैं फिर से यहाँ पे आज सबसे यही रिक्वेस्ट नहीं, सबसे अपील करूँगा कि सुदर्शन क्रिया एक ऐसी रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक नहीं बोलूँगा, पैटर्न है, एक प्रोसेस है कि ये आपके अंदर के स्ट्रेस को 100% रिलीज़ करता है, और आपको इमीडिएट, आपके जैसा आपने खुद एक्सपीरियंस किया संजय, कि आपके फोकस को, आपके कंसंट्रेशन को, आपके एनर्जी लेवल में आपको तुरंत मिलेगा। तभी यूथ के लिए जो आपने पूछा कि आप क्या बोलना चाहेंगे, तो एंड में मैं यूथ को ये बोलना चाहूँगा, कम वंस एंड एक्सपीरियंस सुदर्शन क्रिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले आए, अनुभव लें, फिर विश्वास करें, बट आनंद आ जाएगा, ये गारंटी, ये गारंटी। हम अपने पॉडकास्ट के माध्यम से अलग अलग मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हैं, सामाजिक मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हैं। मैं आप सभी से छोटा हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, कभी भी ऐसा लगे, मेरी किसी बात का बुरा लगे, तो मैं आप सभी से छोटा हूँ, मुझे क्षमा करिए, आप सभी के सामने क्षमा प्रार्थी हूँ। हम प्रभु से कामना करते हैं कि आपका जीवन आनंदित हो, मंगलमय हो,
खुशियों से भरा हुआ हो, हर्षोल्लास से भरा हुआ हो, नित निरंतर ऊंचाइयों को छुएं और आगे बढ़ते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी एक अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट मिल सके। थैंक यू सपना।